नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मजेदार और नैतिक कहानियाँ। तो देर किस बात की, अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। मधु हर रोज की तरह गांव के चौराहे पर अपना लिट्टी चोखा का ठेला लगाने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी काकी ने उसे बोला, क्यों इतनी मेहनत कर रही है मधु? सब जानते हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला। हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। काकी जी, अब आप जो भी बोलिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी और देखना एक दिन मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं अपने माता पिता का सहारा बनूंगी। मधु ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और काकी कहती है, एक ना एक दिन ये भी हार मान ही लेगी। लड़की बहुत ज्यादा मेहनती है, लेकिन अपना नसीब थोड़ी बदल सकती है। हम लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते, ये बात इसे भी मान लेनी चाहिए। काकी ऐसा कहती है। वही मधु अपना ठेला लगाने के लिए तैयार थी। वो लोगों को आवाज लगाती है ताकि उसके लिट्टी चोखे की थोड़ी सी बिक्री हो जाए। आओ आओ, लिट्टी चोखा खाओ, आओ बढ़िया लिट्टी चोखा खाओ, 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। मधु ऐसे ही आवाज लगा रही होती है कि तभी वहीं पास से उसकी स्कूल की सहेली पलक गुजरती है, जिसकी अब तक शादी हो चुकी थी। पलक मधु के पास आई और उसे देखकर खुश होकर बोली, मधु तूने अभी तक शादी नहीं की और तू ये लिट्टी का ठेला क्यों चला रही है? तेरा भाई तो एक फैक्ट्री में काम करता है ना, गुजारा तो उससे भी चल जाता होगा। पलक, क्या ये जरूरी है कि मैं भी तेरी तरह शादी करके बैठ जाऊं और अपने भविष्य के बारे में कुछ न सोचूं? मैं जानती हूँ कि मेरा भाई जो पैसे कमाता है उससे हमारे घर का खर्चा चल जाता है, लेकिन हमेशा काम चलाना जरूरी थोड़ी होता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुझे क्या ही समझाऊं। जब तूने ऐसे ही ठेला लगाने का मन बना लिया है तो लगाती रहे, बाकी तेरा नसीब। पलक भी ये बोलकर चली जाती है। हर कोई बार बार मधु का दिल तोड़ दिया करता। शाम के समय जब वो 3-4 प्लेट लिट्टी चोखा बेचकर घर आती है तो उसकी भाभी संध्या ने उसे ताने मारते हुए कहा, सब समझती हूँ ननद जी, घर में काम न करवाना पड़े इसलिए सुबह सुबह ही अपना ठेला लेकर चली जाती हो। बहुत सही प्लान बनाया हुआ आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, और मैं सुबह जल्दी ठेला लेकर इसीलिए चली जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह कई सारे लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए आते हैं नाश्ते के समय, और अगर मैं सुबह समय से लेकर ठेला नहीं लगाऊंगी तो बिक्री कम होगी। और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कल से मैं सुबह का भी काम करवा दिया करूंगी। मधु ने इतना कहा कि तभी कमरे से उसकी माँ शांति निकल कर आई और अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोली, तो क्या हो गया संध्या बहू, तू बेकार में गुस्सा क्यों कर रही है? वैसे भी भले ही मधु सुबह का कोई काम नहीं करवाती हो, लेकिन रात की सारी जिम्मेदारी वो अकेले संभालती है। संध्या शांति की बात सुनकर डर गई और बोली, सासू माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि ननद जी को भी कल को शादी करके किसी और के घर जाना है, इसलिए उन्हें घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। सब समझती हूँ मैं कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है। खैर कोई बात नहीं, अब तू जाकर अपने बच्चों को संभाल, क्योंकि रात का सारा काम तो मधु ही करती है ना। शांति की बात सुनकर संध्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके मन में तो जैसे मधु के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक रात उसने बड़े प्यार से अपने पति को बोला, सुनिए ना जी, मैं तो कहती हूँ कि हम माँ बाप से अलग हो जाते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर हम माँ बाप से अलग हो गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? बेटे अभी तो मधु दीदी है ना, वो उन्हें संभालेंगी, और मैं कौन सा हमेशा के लिए अलग होने की कह रही हूँ। बस जब तक मधु की शादी नहीं होती तब तक अलग हो जाते हैं। और रही मधु की शादी की बात, वो रोज लिट्टी चोखा बेचती है जिसके पैसे उससे कोई नहीं लेता। अब तक उसने अपनी शादी के लिए पैसे जमा किए होंगे, तब तक के लिए वो घर का खर्चा भी चला लेगी। अलग रहेंगे तो हमारे पास भी कुछ पैसों की बचत होगी। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी आजकल माँ बाप मधु की ज्यादा तारीफ करते हैं कुछ, जबकि वो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देती। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन सुनील अपने माता पिता ब्रिजेश और शांति से झगड़ा कर लेता है और संध्या के साथ अलग हो जाता है। शांति रोते हुए कहती है, अब क्या करेंगे जी, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मधु की शादी भी करवा ली है, पता नहीं क्या चल रहा है सुनील के दिमाग में। तभी मधु आगे आई और बोली, आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उससे हम घर का खर्चा चला लेंगे। आगे जो भी होगा वो हमारी किस्मत होगी। अब मधु और भी ज्यादा मेहनत किया करती। वो सुबह सुबह लिट्टी चोखा का ठेला लगाने के लिए जाया करती और शांति भी घर का सारा काम संभाल लिया करती थी। पहले संध्या के बच्चे संभालने और संध्या के नखरों की वजह से काम देरी से होता था, लेकिन अब शांति अकेले घर का काम संभाल लेती और मधु भी सुबह से लेकर देर रात तक अपना लिट्टी चोखा का ठेला लगाया करती और खूब मेहनत करती। एक दिन उसकी पड़ोसन काकी ने ये सब कुछ देखा और मन में बोला, कितनी मेहनत कर रही है मधु, इतनी मेहनत तो मैंने गांव के किसी किसान को करते हुए भी नहीं देखा। भगवान करे इसे इसकी मेहनत का फल जरूर मिले।
वहीं संध्या का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि जब पूरा परिवार जॉइंट फैमिली में रहा करता था तब शांति सुबह के काम में उसकी मदद करवाया करती थी और रात का काम मधु किया करती थी। अब संध्या अकेले अपने बच्चे संभालने और घर का काम नहीं कर पा रही थी। अभी तक तुमने मेरी चाय भी नहीं बनाई है संध्या, मुझे ऑफिस जाना है। लंच तैयार हुआ है नहीं? कर ही तो रही हो जी, तो हाथों से कितना काम कर लूंगी और ऊपर से 3-3 बच्चे भी तो संभालने पड़ते हैं ना। सब कुछ इतना आसान नहीं। ये सब कुछ तो अलग होने से पहले सोच लेना चाहिए था। पहले माँ बाप बच्चों को संभाल लेते थे और तुम 3 औरतें मिलकर घर संभाल लेती थी, लेकिन तुम्हें तो अलग रहना था। अब आ रहा है मजा? संध्या को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, बस वो सुनील के आगे इसे स्वीकार करना नहीं चाहती थी। वहीं मधु का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन गांव का एक सेठ उसके पास आकर कहता है, सुना है तुम बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती हो। हम एक छोटा सा लिट्टी चोखा का ढाबा डाल रहे हैं, जिसमें हम तरह तरह के चोखे और लिट्टी के साथ गांव के लोगों को परोसेंगे। हम चाहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी तुम संभालो। लेकिन मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती साहब, बहुत मेहनत से मैंने खुद का काम शुरू किया है। तो मैंने कब बोला बेटा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा? तुम मेरी बराबर की साझेदार होगी। मैं जानता हूँ और पूरा गांव इस बात का सबूत है कि तुम कितनी ज्यादा मेहनती हो। फिर तुम्हें नौकरी पर रखकर मैं तुम्हारी मेहनत को बर्बाद नहीं करने वाला। मधु ये बात सुनकर खुश हो जाती है और सेठ के साथ साझेदारी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों में सेठ और मधु का ढाबा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। वहीं संध्या का अपने बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक दिन सुनील को देर से लंच देने पर उसकी नौकरी जाते जाते बचती है। वो घर आकर कहता है, आज तुमने मुझे इतनी देरी से खाना दिया कि मेरी नौकरी जाते जाते बची है। बस बहुत हो गया, हम बिना परिवार के नहीं रह सकते। ये बात तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? मानो मेरे मन में ये बात आई थी कि हम अलग रहते हैं, लेकिन आप तो मुझे मना कर सकते थे ना। चलो माँ बाप से चलकर माफी मांग लेते हैं, और वैसे भी हम उनसे हमेशा के लिए अलग नहीं होने वाले थे, बस मधु की शादी तक अलग। सुनील और संध्या जाकर अब अपने परिवार से माफी मांगते हैं और उनका परिवार उन्हें माफ भी कर देता है। वहीं मधु के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। वो लाखों की कमाई गांव में बैठ कर रही थी। गांव के सब लोग उसकी तारीफ किया करते। एक दिन वही सेठ घर आया और बोला, देखिए मधु भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, किस्मत की वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन वो बहुत ही गुणी है और किसी भी घर को बहुत अच्छे से चला सकती है। मैं चाहता हूँ कि मधु मेरे घर की बहू बने। इससे अच्छी बात तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती सेठ जी। अगर मधु आपके घर की बहू बनेगी तो हमें भी बहुत खुशी होगी। अब सेठ भी खुशी खुशी मधु और पवन का रिश्ता तय करके चला जाता है और मधु की शादी पवन से हो जाती है, वो भी बहुत धूमधाम से, क्योंकि मधु ने आज तक जितने भी पैसे जमा किए थे वो सब अपनी शादी के लिए किए थे। और इस तरह एक मेहनती लड़की अपनी मेहनत से अपना नसीब बदल कर रख देती है और सब कुछ अच्छा होता है। राजगढ़ नाम के गांव में अरुण और विकास नाम के 2 दोस्त रहते हैं। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना अपना घर चलाते थे, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास कमाई नहीं होती थी, जिससे दोनों एक रोज एक व्यापार शुरू करने का सोचते हैं। दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत करके मैं थक गया हूँ। अब मैं कोई ऐसा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ जिससे मुझे मेहनत कम और पैसा ज्यादा मिले, और इसका एकमात्र उपाय है व्यापार, चाहे छोटा हो या बड़ा। बता विकास, देगा मेरा साथ? लेकिन अरुण वो को मार गोली। तो ये बता, तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम काम क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम दोनों एक नया काम शुरू करेंगे, सब्जियों का व्यापार। गांव में किसानों से कम दाम में सब्जियां खरीदकर हम शहर में मंडी में बेच आएंगे। लेकिन किसानों से कम दाम में क्यों खरीदना? सबसे ज्यादा मेहनत तो किसानों की ही होती है ना। अरे यार, तो बिजनेस करने जा रहा है, इसमें दिल को पीछे छोड़कर दिमाग से काम लेना पड़ता है, समझा? अब वो दोनों दोस्त मिलकर सब्जियों का व्यापार शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में वो अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक रोज विकास की पत्नी प्रिया उससे, सुनिए जी, आपको पैसे मिल गए क्या? वो क्या है ना, रसोई में राशन पानी खत्म हो गया है। हाँ प्रिया, मैं आज ही अरुण के पास अपना हिसाब लेने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, अरुण और मैंने काम में खूब तरक्की की है। हम नौकरी करके साल भर में इतने पैसे नहीं कमा पाते जितने हमने इस 1 महीने में कमा लिए हैं। अजी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरुण ने आज घर पर बुलाया था हिसाब करने के लिए। ठीक है, पर जल्दी आना, फिर राशन भी लेने जाना है। हाँ, जल्दी लौट आऊंगा। और तुम ना आज वो घेवर बना कर रखना। आज पैसे आएंगे तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। और हाँ, घेवर देसी घी में ही बनाना, ठीक है? हाँ, बना दूंगी। विकास खुशी खुशी अरुण के घर जाता है,
लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ होता है। अरे ये अरुण के घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? अरे भाई, वो अरुण तो कल रात को ही घर खाली करके चला गया, मेरा किराया भी नहीं दिया उसने। क्या चला गया? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास तो मेरे काफी पैसे हैं जो मुझे उससे लेने हैं। क्या आपको पता है वो कहाँ गया है? नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पैसे मैं अरुण को अब कहाँ ढूंढूंगा? भाई साहब, कोई रातों रात इस तरह गायब हो जाए तो इसका एक ही मतलब है, वो सब कुछ लेकर भाग चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी उसके साथ बिजनेस करने में। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। विकास दुखी मन से घर लौट जाता है। जी आ गए आप? लेकिन क्या बात है, आप तो बड़े दुखी लग रहे हैं। विकास उसे सारी बात बताता है। प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। नया व्यापार करने के चक्कर में तो मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। अब आज के बाद मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ काम कर ही लेंगे। मैं भी कहीं काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन से ये दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन तक भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब क्या करेंगे प्रिया? कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी बाहर प्रिया को एक फेरी वाले की आवाज आती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनिए जी, क्यों ना हम खुद का कोई काम शुरू करें, कोई ठेला लगाएं? बात तो तुम्हारी सही है प्रिया, लेकिन आखिर हम क्या काम करें? हमें तो गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज में से कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ, लेकिन सांभर चावल तो आते हैं ना। मतलब? देखिए जी, आप ही तो मुझे हमेशा कहते हैं ना कि मैं सांभर चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ माँ, आपके हाथ के सांभर चावल तो हम सबको भी बहुत पसंद है। आपको पता है, जब मैं एक रोज स्कूल लेकर गई थी तो मेरे दोस्तों को भी बड़े अच्छे लगे थे। उन्हें तो लगा था मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ। बस फिर क्या था, उन दोनों ने तय कर लिया कि अब वो सांभर चावल का ठेला लगाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। प्रिया ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और उससे जरूरी सामान खरीद कर ले आई। फिर अगले दिन से वो सांभर चावल बनाकर बेचने लगी। इस काम में विकास भी उसकी मदद करने लगा। प्रिया, सारी तैयारी हो गई ना? क्या मैं लोगों को आवाज लगाना शुरू कर दूं? जी सब तैयार है। फिर विकास ग्राहकों को बुलाना शुरू कर देता है। आइए आइए, सांभर चावल खाइए, स्वादिष्ट सांभर चावल, बस 40 रुपए प्लेट, आइए आइए। इस तरह वो ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू कर देता है। 40 रुपए प्लेट सुनकर उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह, सिर्फ 40 रुपए प्लेट, ये तो बहुत सही है, लगाओ तो भाई। जी अभी लगाता हूँ, ये लीजिए आपके सांभर चावल। प्रिया के हाथ के बने सांभर चावल उसे बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह अब लोगों की भीड़ उसके पास लगना शुरू हो जाती है और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ प्रिया, मैंने नहीं सोचा था हम पहले ही दिन इतने पैसे कमा लेंगे। इस तरह वो दोनों अच्छी कमाई करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अपने घर के लिए नई नई चीजें जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर ले लेते हैं। अब उन दोनों को ठेले से जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। वो सारा दिन मेहनत करते और खूब पैसे कमाते। ये देख उनकी पड़ोसन सरला उनसे जलने लगती है। रोज रोज नया सामान आ रहा है इनके यहाँ, लगता है खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह तो ये अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को इतना खुश नहीं रहने दे सकती। इनकी खुशियों पर तो बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है और वो ग्रहण लगाऊंगी मैं। सरला उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर एक रोज जब वो दोनों घर पर नहीं होते तो उनके राशन यानी चावल और सांभर की दाल में कंकड़ मिला देती है। अब देखती हूँ कैसे इनके पास ग्राहक आते हैं। कल इनका ठेला लगाने का आखिरी दिन होगा। जब ग्राहक इनके सांभर चावल खाएंगे ना तो उनकी जान को बनाएगी। फिर देखती हूँ कैसे ये लोग इस गांव में रह पाते हैं। अगले दिन से वो दोनों फिर से सारा सामान लेकर ठेला लेकर निकल पड़ते हैं और सांभर चावल बनाकर बेचने लगते हैं। दूर खड़ी सरला चुपके से तमाशा देखने के लिए खड़ी रहती है। कुछ देर बाद ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं, लेकिन सरला ये देख हैरान रहती है कि किसी को भी कुछ नहीं होता। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो बड़े ही आराम से खाना खा रहे हैं, भला इन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? तभी वहाँ उसका पति राम किशोर आ जाता है। क्या हुआ सरला? हैरान रह गई ना कि किसी को कुछ भी क्यों नहीं हुआ? मतलब? ज्यादा बनो मत। मैंने कल तुम्हें उनके घर जाकर राशन में वो कंकड़ पत्थर मिलाते हुए देख लिया था। तुम्हें शर्म नहीं आई लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए, वो भी सिर्फ अपनी जलन के कारण? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देख लिया और मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर मैंने जाकर विकास और प्रिया को सारी बात बताई और मैंने उन्हें नया राशन ला कर दिया। मुझे तो शर्म आती है तुझ जैसी औरत को अपनी पत्नी कहते हुए। तभी वहाँ विकास और प्रिया भी आ जाते हैं। तुझे इन दोनों के पेट पर लात मारते हुए शर्म नहीं आई है? अरे वो ठेला इन दोनों की रोजी रोटी है। भूलो मत,
ये दोनों वही प्रिया भाभी और विकास भाई साहब हैं जिन्होंने हमारी एक बार नहीं बल्कि बार बार मदद की है। पड़ोसियों से बढ़कर हैं ये दोनों हमारे लिए। अपने पति की बात सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पछतावा महसूस होता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसी करने की गलती की। प्रिया, विकास भाई साहब, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी, जब हमारी चिंकी को करंट लगा था तब प्रिया भाभी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, और जब हमारे घर पर खाने तक को नहीं था तो विकास भाई साहब ने अपनी मेहनत के पैसे हमें मदद के तौर पर दिए थे। कोई बात नहीं सरला बहन, इंसान के दिल में ये सब आ ही जाता है, लेकिन आखिर में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। वो दोनों सरला को माफ कर देते हैं और अपने ठेले पर मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ ही समय में उनको अच्छा मुनाफा होने लगा और वो खुद का ढाबा खोल लेते हैं, जिससे उनकी कमाई और भी बढ़ गई। अब वो खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।